हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। सो हम जून 2023 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे और आज इसका लास्ट पार्ट हम कवर करने वाले हैं, जिसके के अंदर हम अद्यतन सामान्य ज्ञान यानी कि मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है, मिसलेनियस जो करंट अफेयर्स है, उनको पढ़ेंगे। अगर कोई एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उनको विशेष रूप से ये वाला पोर्शन पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके जो पर्सन इन न्यूज़ से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, बुक से संबंधित क्वेश्चन, डेज से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, वो सभी आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मिसलेनियस जो करंट अफेयर्स है उसको। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट्स को यानी कि नियुक्तियों को। तो राष्ट्रीय नियुक्तियों में सबसे पहले नियुक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के नए अध्यक्ष बनाया गया है डॉक्टर मनोज सोनी को। आप जानते हैं यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है जो कि आप कई एग्जाम्स देते भी होंगे यूपीएससी की तरफ से, जैसे ईपीएफओ का एग्ज़ाम है, आईएएस वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वो सब जो है यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। यह एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था है तो आप देखिए कि आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक जो है वो इसका उल्लेख जो है, इसके पावर्स क्या क्या हैं, कितने इसमें मेंबर्स होंगे, वो सब चीज़ें जो है वो इसके अंदर दी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए कि और क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है जो हमें पता होने चाहिए। यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनका जो अपॉइंटमेंट है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा जो इनका कार्यभार होता है, वो कार्यकाल होता है वो 6 ईयर्स या 65 ईयर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो है हमारे आरपीएससी के अंदर काफ़ी पूछे जाते हैं। तो अगर आप पुराने ईयर के पेपर देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। तो आप संवैधानिक प्रावधान ज़रूर से पढ़ें, और यूपीएससी आपके सिलेबस में भी है तो भी आपको जो है वो पढ़ना इसको अनिवार्य है। अब कुछ जो अध्यक्ष बने हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो मनोज सोनी है, ये 2017 के अंदर आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्त हुए थे, और अभी जो है इनको इनकी वरिष्ठता के आधार पर जो है इनको अध्यक्ष बनाया गया है। ये 3 बार जो है सबसे कम उम्र के कुलपति रहने का रिकॉर्ड भी जो है इनके नाम पर है। ये पॉलिटिकल साइंस से जो है इनका संबंध है, पॉलिटिकल साइंस इनका सब्जेक्ट रहा है। और बाकी तो इतना विशेष कुछ है नहीं जो हम जाने। बाकी इतनी चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर मनोज सोनी जो है वो यूपीएससी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट में। सीबीआई के जो नए निदेशक हैं, सीबीआई जो आप जानते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो सीबीआई के जो नए निदेशक जिनको अपॉइंट किया गया है वो है प्रवीण सूद। ये नाम आपको ध्यान रखना है, ये अपॉइंटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम प्रवीण सूद के बारे में अगर हम कुछ चीज़ें जानें, तो ये एक आईपीएस अधिकारी रहे हैं कर्नाटका कैडर के, और इनको जो है इन्होंने जो है सुबोध कुमार जायसवाल का स्थान लिया है। अब देखिए सीबीआई के जो निदेशक होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, उनका कार्यकाल होता है 2 सालों का, और इनको जो है एक समिति के द्वारा एक कमेटी जो है रिकमेंडेशन देती है नाम का, और फिर उस रिकमेंडेशन के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो इनकी नियुक्ति की जाती है। तो अब देखिए इसमें सीबीआई जो है एक अन्वेषण एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीबीआई किसके अंतर्गत आता है, तो सीबीआई जो है भारत सरकार का जो कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय है, उसके अंतर्गत, इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो है ये सीबीआई कार्य करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन और जो है रिड्रेसल मैकेनिज्म जो मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत जो है ये कार्य करता है, और ये प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत ये मंत्रालय आता है। मेरी आवाज़ आज थोड़ी धीरे आ रही है क्योंकि मेरा गला बहुत एकदम ख़राब हो चुका है, तो उसके लिए थोड़ा सा आप वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा, मैं ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं पा रही हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर जो सीबीआई के जो निदेशक है उनकी नियुक्ति एक समिति के द्वारा होती है। ये जो सेलिएंट पॉइंट दे रखे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको स्टार लगाना है और अच्छी तरीके से इसको समझना है, क्योंकि पॉलिटी के अंदर ये भी आपको पढ़ना है। तो देखिए सीबीआई के जो निदेशक है उनकी नियुक्ति के लिए एक समिति होती है, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो शामिल होते हैं। तो इस समिति में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता भी अधीर रंजन चौधरी हैं वो, और सीजीआई जो है वो है डीवाई चंद्रचूड़ जो है वो शामिल थे। तो हालांकि ये तो चलो ठीक है, लेकिन इस समिति का ध्यान रखिएगा कि सीबीआई के निदेशक को एक समिति के रिकमेंडेशन के द्वारा जो है वो नियुक्ति दी जाती है। अब चलते हैं थर्ड नियुक्ति पर, और वो है जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और के वी विश्वनाथन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। तो अब देखिए यहाँ काम की बात क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस न्यायाधीश को नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो संख्या है टोटल जजेस की, वो 34 है, और इन 2 जजेस के नियुक्त होने पर इस बार पूरा कोरम इनका कंप्लीट हुआ है, यानी कि 34 जजेस की जो सीट्स है वो कवर हो गई हैं, कोई भी सीट इसमें रिक्त नहीं रही हैं। और अब जो है अच्छा, एक चीज़ और कि जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको अपॉइंट करने के लिए एक कॉलेजियम सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। उस कॉलेजियम सिस्टम के जो हेड होते हैं वो खुद जो है सीजीआई जो होते हैं वो खुद इसके जो है हेड होते हैं। यानी कि आप देखिए जुडिशरी के अंदर जो है एग्जीक्यूटिव का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम है। राष्ट्रपति को कॉलेजियम सिफारिश भेजता है, और राष्ट्रपति जो है उसी कॉलेजियम में से जो सेलेक्टेड लोग हैं उन्हीं को ही जो है वो आगे अपॉइंटमेंट जो है वो देते हैं।
नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देखिए, रवनीत कौर जो है उनको CCI यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्षा नियुक्त किया गया है। और ये जो है पहली बार किसी महिला को जो है इस पोस्ट पर बनाया गया है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। CCI क्या है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग क्या है? तो देखिए, एक ये सांविधिक निकाय है जो कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को देश भर में लागू करने और प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए जिम्मेदार है। यानी कि आप देखिए कि मार्केट में कोई भी कंपनी अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश ना कर पाए, अपना एकाधिकार स्थापित ना कर पाए, उसको रोकने के लिए और फेयर कंपटीशन सब में बनाने के लिए जो है इस आयोग को जो है वो गठित किया गया था। क्योंकि आप जानते हैं कि कई बार क्या होता है कि पॉलिटिकल नेक्सस के द्वारा भी ऐसा कार्य किया जाता है कि जो है कोई भी कंपनी अगर बड़ी कंपनी है तो अपने फ़ायदे के लिए जो है वो कुछ अपने मार्केट में अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करने के लिए जो है ब्राइब भी देती है या ऐसा कुछ करती है जिससे कि जो है उसका मोनोपोली स्टैब्लिश हो जाए। तो उन सब पे निगाह रखने के लिए, उसका सर्विलेंस करने के लिए एक आयोग की आवश्यकता थी, जिसको कि बनाया गया 2002 के एक्ट के द्वारा। और क्योंकि एक संस्था को एक्ट के द्वारा बनाया गया है, पार्लियामेंट में एक एक्ट ला करके उसको अधिनियम ला करके बनाया गया है, तो इसीलिए वो एक सांविधिक निकाय कहलाता है। तो CCI क्या है, एक सांविधिक निकाय है और इसमें पहली बार किसी महिला को जो है अध्यक्ष बनाया गया, पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया गया और उनका नाम है रवनीत कौर। ये एक IAS अधिकारी हैं जिनको कि इस पद पे जो है वो अपॉइंटमेंट दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, अजीत कुमार मोहंती जो है उनको परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो BARC के जो निदेशक हैं अजीत कुमार मोहंती, उनको एटॉमिक एनर्जी कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के रूप में जो है उनको चुना गया है। तो इतना ही ध्यान रखेंगे। फिर देखिए, परमाणु ऊर्जा विभाग सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन जो है वो आता है, डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अधीन ये कार्यालय आता है और इसकी स्थापना 1954 में जो है वो की गई थी। तो परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में की गई थी और ये डायरेक्टली प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत जो है वो आता है। उसके बाद में अन्य कुछ नियुक्तियां काम की है तो मैं बता देती हूँ इसमें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये अन्य प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं, यहाँ पर एक लगाएंगे बड़ा सा क्रॉस, क्योंकि ये किसी भी काम की नहीं है, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी। अब चलते हैं आगे। भारतीय मूल के कुछ व्यक्ति हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां मिली हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। अजय बंगा जो है वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हम जुलाई वाली क्रोनोलॉजी में और पढ़ेंगे। तो ये देखिए, भारतीय मूल के हैं और अमेरिकी नागरिक हैं और इनको वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। ये वर्ल्ड बैंक के 14th जो है वो अध्यक्ष हैं। इससे पहले देखिए, ये मास्टर कार्ड के CEO भी रह चुके हैं। वहाँ इन्होंने 5 वर्ष का अपना कार्यकाल जो है वो कंप्लीट किया। मास्टर कार्ड आप जानते हैं, ATM जो आप बनते हैं उसमें मास्टर कार्ड, वीज़ा वगैरह लिखा हुआ आता है, तो उसके ही CEO रह चुके हैं। अजय बंगा को 25 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड में निर्विरोध चुना गया। ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इनका जन्म जो है अगर भारत मूल की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर जो है वो हुआ था और उसके बाद में पंजाब के जालंधर के रहने वाले उनके पिता रहे हैं। और बाकी तो इतना कुछ इनके बारे में नहीं पूछा जाएगा। अजय बंगा का नाम जो है वो आप ध्यान रखिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है। अच्छा, एक चीज़ और, जो अजय बंगा है इनको 2016 के अंदर पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। फिर देखिए, यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है 1944 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC अमेरिका में है और 189 देश जो है वो इसके सदस्य हैं। तो ये कुछ फैक्चुअल नॉलेज है जो आपको थोड़ा दिमाग में रखना चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है। फिर नेक्स्ट देखिए कि प्रतिभा भुल्लर जो है, जो भी भारतीय मूल की हैं, इनको न्यूयॉर्क पुलिस के अंदर कैप्टन के पद पर नियुक्त किया गया है। तो इस पर पद पर नियुक्त होने वाली जो प्रतिभा भुल्लर हैं, ये दक्षिण एशियाई मूल की पहली महिला बनी है, यानी कि पहली महिला है। दक्षिण एशिया में भी भारत से इनका संबंध है। सिर्फ नाम ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा कुछ जो है डिटेल ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखिए, नीरा टंडन जो है उनको बाइडेन प्रशासन में, यानी कि अमेरिका का जो बाइडेन प्रशासन है प्रेसिडेंट का, उसमें घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। तो घरेलू नीति सलाहकार मतलब डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइज़र के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो ये भी आप नाम ध्यान रख सकते हैं। नीरा टंडन जो है वो डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइज़र नियुक्त की गई हैं, भारतीय मूल की हैं ये। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के लास्ट उस पर। तो आप देखिए, जो CEO है जो ट्विटर है, उसके नए CEO की नियुक्ति की गई है, जिसका नाम है लिंडा याकारिनो। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की CEO एलन मस्क ने आधिकारिक तौर पर घोषणा करते हुए लिंडा याकारिनो को ट्विटर का नया CEO अपॉइंट किया। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम्स में बनने लायक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे, चर्चित व्यक्ति कौन है। तो दीपिका पादुकोण जो है, उनको टाइम मैगजीन, जो कि ग्लोबल जो चेहरे होते हैं उनको जो है
सम्मानित करती है। तो इसके अंदर जो है प्रतिभाशाली सूचियों की सूची भी ये लोग निकालते हैं। तो अमेरिका की ये मैगजीन है और इसके अंदर जो इसका फ्रंट पेज है, कवर पेज है, उस पर इन्होंने इस बार जो दीपिका पादुकोण है उनको यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं, कवर पेज पर जो है इन्होंने जगह दी है। फिर नेक्स्ट देखिए कि सौरव गांगुली जो है उनको त्रिपुरा का जो है त्रिपुरा का जो टूरिज़्म है वहाँ का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया गया है। तो BCCI के द्वारा ये फैसला लिया गया है। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ ले, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर ऑबिचुरीज देख लेते हैं। ऑबिचुरीज में अगर कुछ काम का होगा तो देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर है श्रीचंद परमानंद हिंदुजा, ये हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष रहे थे और हिंदुजा समूह एक बहुराष्ट्रीय समूह है। हिंदुजा ग्रुप के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए, जो कि एज एन इन्फॉर्मेशन के बतौर ये बैंकिंग, वित्त और विनिर्माण, बैंकिंग, फाइनेंस और जो मैन्युफैक्चरिंग है और उसके साथ मीडिया, इन सभी उद्योगों के अंदर जो है हिंदुजा ग्रुप के जो है कंपनीज आपको दिखाई देंगी। बैंकिंग सेक्टर में भी एक ने आपने नाम सुना होगा, इंडसइंड बैंक, ये भी हिंदुजा ग्रुप का ही है। और उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ, ये जो हिंदुजा ग्रुप है इनके 2 भाइयों पर बोफोर्स तोप खरीद पर गैर कानूनी कमीशन लेने का आरोप भी लगा था। खैर ये तो कोई एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक ये है कि आपका जनरल नॉलेज के लिए हिंदुजा ग्रुप के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए। फिर देखिए रॉबर्ट ई लुकास जूनियर, ये जो है अमेरिकी अर्थशास्त्री रहे हैं। अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है और 1995 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है वो इन्हें प्रदान किया गया था। आई नो कि थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि बोरिंग है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और फिर हम उसको सही टिक करके आते हैं तब पता चलता है कि बोरिंग जो चीज़ होती है उसमें से भी क्वेश्चन बन करके आता है। तो पर्सन इन न्यूज़ के नाम पे ऐसे क्वेश्चंस वो लोग पूछ लेते हैं। अगर आप 2021 का RS प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे तो वहाँ पर एक छोटी सी लिस्ट थी और उसके अंदर प्रेसिडेंट और कुछ नए अपॉइंटमेंट्स के नाम दिए हुए थे और उनमें से एक क्वेश्चन उठा करके उन्होंने पूछा था। तो पर्सन इन न्यूज़ के नाम पर क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए वो ऐसी चीज़ें भी दे सकते हैं। तो थोड़ा सा गौर से इसको पढ़ लेना जो है वो ठीक है। 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो याद हो ही जाएगा। फिर देखिए एंटोनियो कार्बाजेल जो है वो मैक्सिकन फुटबॉलर रहे थे और 5 बार विश्व कप में भाग लेने वाले मैक्सिका के पहले फुटबॉलर थे। इनका जो उपनाम था वो था ला टोटा। ठीक है, तो ये भी थोड़ा आप ध्यान रख सकते हैं। फिर यहाँ देखिए अरुण मणिलाल गांधी, ये कौन है, तो महात्मा गांधी के पोते थे और 1934 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में इनका जन्म हुआ था और सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं ये। और इन्होंने अपनी एक जो है बुक लिखी थी जिसका कि नाम यहाँ पर दे रखा है लिगेसी ऑफ लव, माई एजुकेशन इन द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस और द गिफ्ट ऑफ एंगर एंड अदर लेसन्स फ्रॉम माई ग्रैंडफादर महात्मा गांधी। तो ये 2 किताबें हैं। थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखें तो अरुण मणिलाल गांधी ने जो है ये किताबें लिखी थी जो कि महात्मा गांधी के पोते रहे हैं। फिर देखिए कि डॉक्टर N गोपाल कृष्णन, ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक हेरिटेज के संस्थापक रहे हैं। विज्ञान और अकादमिक जगत में उल्लेखनीय योगदान इन्होंने किया है। लास्टली है रणजीत गुहा, ये प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं और वर्तमान बांग्लादेश के बरिसाल में जो है इनका जन्म हुआ था। औपनिवेशिक भारत में किसान विद्रोह के प्राथमिक पहलू नाम की इनकी एक पुस्तक भी रही है। तो पर्सन इन न्यूज़ के नाम पे कुछ पूछ ले तो आप एक बार इस जितना टिक लगाया उतना तो कम से कम पढ़ के जाइए, बाकी सब जो है आप छोड़ सकते हैं। सारी चीज़ें याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब दिवसों की अगर हम बात करें तो यहाँ आइए सीधे, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये कब आता है, तो ये 3 मई को मनाया जाता है और इस बार किसकी थीम थी, शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर अदर ह्यूमन राइट्स। तो देखिए अब इसको याद करने का यही तरीका है, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि भाई इसका थीम क्या था, तो शेपिंग ऑफ फ्यूचर ऑफ राइट्स। आपको पता है कि स्वतंत्रता, प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसके जो अधिकार है उसके बारे में काफ़ी बात की जाती है। तो अधिकारों के बारे में बात की जाती है तो आप फर्स्ट वर्ड याद रखिए शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स। ठीक है, यहाँ से याद रखिए, बाकी पूरा याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए 5 मई को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा को वैशाख या बुद्ध जयंती के रूप में भी जाना जाता है। ये जो है हिंदू महा वैशाख की पूर्णिमा के दिन जो है वो पड़ती है। अभी लास्ट हमने इसको सेलिब्रेट किया, आपको पता ही होगा। फिर देखिए नेक्स्ट जो है रविंद्रनाथ टैगोर की 162वीं जयंती 9 मई को मनाई गई। तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रेड क्रॉस दिवस, हाँ। फिर देखिए विश्व ल्यूपस दिवस, ये जो है ये 10 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ये 11 मई को मनाया जाता है। इस बार इसका थीम था स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। ठीक है, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट हो तो मैं आपको बताऊं तो यहाँ देखिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है वो 13 मई को मनाया जाता है। इस बार की थीम थी इसका प्रकाश प्रदूषण पर केंद्रित। यह दिवस वर्ष में 2 बार मई और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, यानी 2 बार जो है इस दिवस को मनाया जाता है। फिर लास्ट में अगर हम चले तो महाराणा प्रताप जयंती के बारे में 22 मई को, और इस बार 483वीं जयंती जो है वो सेलिब्रेट की गई थी। ज्येष्ठ मास की तृतीया को पड़ता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि 483वीं जयंती जो है वो मनाई गई थी। फिर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये 22 मई को मनाया जाता है।
इसका थीम था समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण। ठीक है, समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण। तो बस इतना ही इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। और ज़्यादा पढ़ने की चाहत रखते हैं अगर आप, तो आप पढ़िए और चीज़ों को, लेकिन इतना अगर आप डेज़ को पढ़ेंगे मतलब आरपीएससी के एग्ज़ाम्स के हिसाब से तो बहुत रहेगा। फिर हम कुछ चर्चित पुस्तकों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहली पुस्तक है अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई, जिसका नाम है स्मोक एंड एशेस, अ राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम्स हिडन हिस्ट्रीज। ठीक है, तो ओपियम आप जानते हैं जो क्या है, मादक पदार्थ होता है ओपियम, तो उससे रिलेटेड है। तो स्मोक एंड एशेस, अ राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम हिडन हिस्ट्रीज, तो अमिताभ घोष के द्वारा ये लिखी हुई किताब है। फिर नेक्स्ट देखिए रस्किन बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए बुक रस्किन बॉन्ड की बुक है द गोल्डन ईयर्स, द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ। ठीक है, द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, तो ये रस्किन बॉन्ड की है। फिर यहाँ देखिए रिफ्लेक्शंस, ये किताब है नारायणन वागुल की। फिर है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, ये है शशि शेखर वेम्पति की। तो इस पुस्तक का जो विमोचन है वो मन की बात का जो 100वां संस्करण अभी किया गया था, तो उसके अंदर जो है इसको जो है वो लॉन्च किया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कलेक्टिव स्पिरिट एंड कॉन्क्रीट एक्शन। फिर देखिए नीति आयोग के सीईओ रहे हैं अमिताभ कांत, उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। फिर देखिए द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स। ठीक है, फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स, ये कस्तूरी रे के द्वारा लिखी गई है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा यहाँ बुक्स के बारे में। अब हम चलेंगे नेक्स्ट जो है हमारा फिर देखिए सम्मेलनों के बारे में अगर हम पढ़ें तो एक सम्मेलन है एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इतना ही इसमें ध्यान रखिए, एक विषय देख लीजिए एक सतत भविष्य में प्रवेश, बस इतना ध्यान रह जाए। उसके अलावा ये जो एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग है ये क्या है, इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो देखिए एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग जो है इसमें 7 भागीदार देश है, जिसमें भारत भी एक है। तो भारत, जापान, कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, ताइवान और थाईलैंड, यानी कि ये जो हमारे एशियाई जो देश है वही इसके जो है वो सदस्य हैं, 7 भागीदार हैं। और हाँ, तो ये बस इसके बारे में आप इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो APIC क्या है अगर आपसे पूछे और भारत इसका सदस्य है या नहीं ये पूछ ले, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत जो है इस संगठन का सदस्य है। बाकी सदस्य नहीं भी ध्यान रहे तो इतना तो ध्यान रहे कि भारत इसका सदस्य देश है। फिर देखिए G20 का अनुसंधान और नवाचार पहल समूह सम्मेलन जो है वो दीव के अंदर अभी आयोजित किया गया। तो दीव, दमन, नागर हवेली के अंदर इसको आयोजित किया गया था। विषय था इसका एक समतामूलक समाज के लिए अनुसंधान और नवाचार। तो ये नवाचार के ऊपर ही है, पहली बात तो नवाचार का ही सम्मेलन है, तो इसका विषय भी जो है वो नवाचार और अनुसंधान से ही जुड़ा हुआ है। ये ध्यान रखिएगा कि आयोजन अभी जो है इसका कहाँ किया गया है। तो आपको पता है दमन दीव को अभी नया ही एक किया गया है, तो दमन दीव दादर नागर हवेली को, तो उससे आप थोड़ा सा लिंक करके बिठा लीजिएगा दिमाग में कि नवाचार पहल का जो सम्मेलन है, समूह सम्मेलन है, वो भी कहाँ पर किया गया है, दीव के अंदर किया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही करके आपको कुछ क्या है कि ट्रिक्स आपको बिठानी पड़ेगी, क्योंकि अभी G20 के बहुत सारे सम्मेलन हैं, हम आगे जुलाई वाली क्रोनोलॉजी में पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज़न हो सकता है और एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको विशेष आपको ध्यान रखना है। फिर भारत अमेरिका रक्षा नीति समूह की 17वीं बैठक वॉशिंगटन DC के अंदर जो है वो उसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था। 6th जो हिंद महासागर सम्मेलन है इसका ये ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, इसका नाम क्या है, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, यानी कि हिंद महासागर सम्मेलन। इसको जो है ढाका बांग्लादेश में आयोजित किया गया। ठीक है, और इसमें विषय था शांति, समृद्धि, एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। इसका उद्घाटन वहाँ के प्रधानमंत्री ने किया। महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखते हुए आर्थिक विकास को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसको लेकर के चर्चा करने के लिए 25 से अधिक देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और इसके दौरान हिंद महासागर क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार और विस्तार का प्रमुख जो बात है वो भी इसका मुद्दा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखिए कि आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन अभी कहाँ आयोजित किया गया, तो ये इंडोनेशिया के अंदर आयोजित किया गया। और आसियान अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ, ये इसका विषय था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको स्टार लगा सकते हैं। आसियान का 42वां सम्मेलन इंडोनेशिया के अंदर आयोजित किया गया। विषय था इसका आसियान एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ, यानी कि
अच्छा, इसमें जो सदस्य देश हैं उनके बीच राजनीतिक स्थिरता और सहयोग को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये इसका उद्देश्य था। इसकी अध्यक्षता जो है वो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, उन्होंने ही की थी। तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। आसियान के अंदर 10 देश हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे देशों के नाम जो है वो याद होंगे। नहीं याद है तो एक बार जो है बंद करके और वापस से रिवाइज़ कीजिएगा। हम कई बार क्योंकि पढ़ चुके हैं तो मैं इसको यहाँ पर स्किप करूँगी। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे आर्टिकल पे। वो है, आपको पढ़ना है ऑपरेशन, अभियान और अभ्यास। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कौन कौन से ऑपरेशन और अभियान हाल ही में आयोजित किए गए। तो देखिए भारतीय नौसेना और सऊदी अरेबिया की जो नौसेना है जिसका नाम है रॉयल सऊदी नौसेना, इनके मध्य एक अभ्यास हुआ है जिसका नाम है अल मोहम्मद अल हिंदी। तो देखिए नाम से कुछ पता चलता है तो कि भाई किसी मुस्लिम राष्ट्र के साथ में हुआ होगा, लेकिन ये पता रखना कि ये सऊदी अरेबिया के साथ में हुआ है। ठीक है, ये याद रखना है। तो अल मोहम्मद अल हिंदी ये अभ्यास जो है नौसेना का अभ्यास है और भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में किया गया। इसका आयोजन भी सऊदी अरेबिया के जुवैल नामक स्थान पर किया गया है। और इसके अंदर हमारे यहाँ की INS तरकश, INS सुभद्रा, IN डोर्नियर, समुद्री गश्ती विमान वगैरह जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो 2021 के अंदर ही इसका पहला संस्करण था और अभी दूसरा संस्करण इसका आयोजित किया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट जो है उसका नाम है अभ्यास समुद्र शक्ति। तो अभ्यास समुद्र शक्ति 23 जो है 2023 का अभ्यास समुद्र शक्ति, ये भी नौसेना के बीच में ही है और ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य चौथा द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। तो ये याद रखिएगा कि ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य है। समुद्र शक्ति अभ्यास किसके बीच में है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में है। ठीक है, और इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी है कि ASW कार्वेट, INS कवरत्ती, चेतक हेलीकॉप्टर, डॉर्नियर समुद्री पेट्रोल, ये सब इन्होंने इसमें भागीदारी दी। इतना याद नहीं रहेगा लेकिन इतना तो ध्यान रखिएगा कि समुद्र शक्ति अभ्यास किसके बीच में हुआ, भारत और इंडोनेशिया के बीच में। फिर देखिए आसियान भारत समुद्री अभ्यास, इसका भी आयोजन किया गया है और इसका आयोजन जो है, इसके बंदरगाह चरण का जो है आयोजन सिंगापुर के चांगी नौसेना बेस में और समुद्री चरण का जो अभ्यास है वो दक्षिण चीन सागर के अंदर किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो अभ्यास है जिसका नाम है आसियान भारत समुद्री अभ्यास, इसका पहला चरण जो है वो चांगी नौसेना बेस जो कि सिंगापुर में है और दूसरा जो इसका चरण है वो दक्षिणी चीन सागर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। बाकी कितने पोतों ने पार्टिसिपेट किया, किसने किसने पार्टिसिपेट किया वो छोड़िए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर इसका जो है वो आयोजन किया गया है। अब देखिए एक अभ्यास और है जिसका नाम है जल राहत अभ्यास। तो ये जो है नौसेना में एक ड्रिल है, मॉक ड्रिल होती है ना, जिसमें कि किस तरीके से बाढ़ राहत कार्यों के लिए कार्य किया जाए, बाढ़ राहत के लिए कैसे कैसे जो है तैनाती की जाए। तो असम में मानस नदी पर हग्रामा जो ब्रिज है वहाँ पर जो है इस ड्रिल को जो है वो किया गया है। तो जल राहत अभ्यास का उद्देश्य बाढ़ राहत कार्यों में शामिल विभिन्न एजेंसियों के बीच जो सहयोग है, कोऑर्डिनेशन है, उसको बनाने के लिए किया गया है। तो ये जल राहत अभ्यास क्या है, तो एक जो है आपदा राहत के लिए किया गया नौसेना का अभ्यास है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट 35वां इंडो थाई कॉर्पेट। तो इंडो थाई कॉर्पेट आपसे पूछ ले, कॉर्पेट नामक जो अभ्यास है वो किन दो देशों के बीच में है। तो ये जो है थाईलैंड की नौसेना और भारत की जो नौसेना है, इन दोनों के बीच में अंडमान सागर के अंदर 35वां इसका आयोजन जो है वो किया गया है। बस इतनी बात ध्यान रह जाए तो ठीक रहेगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट हमारे आर्टिकल पे। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल पे आइए, ये है मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान। ठीक है, तो ये जो अभियान है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा सकते हैं। मेंस में भी ये पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में भी आने की संभावना इसमें है। पहली चीज़ तो ये पता चले कि मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान किस मंत्रालय के तहत जो है इसको लॉन्च किया गया है। तो केंद्रीय आवासन और शहरी कार्यों के जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। और वैसे अगर हम बात करें तो इस मिशन को लॉन्च किया था केवड़िया गुजरात में। प्रधानमंत्री ने इसको लॉन्च किया था 20 अक्टूबर 2022 को। अगर आपको हमारा फर्स्ट वाला वीडियो याद है तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि लाइफस्टाइल जो ये लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट नाम का जो ये अभियान है, ये क्या है कि शहरों के अंदर जो कचरा होता है उसका कैसे रिड्यूस किया जाए, उसको कैसे कम किया जाए, कैसे उसको पुनः उपयोग यानी रीयूज़ किया जाए और कैसे उसको रिसाइकिल किया जाए, यानी RRR के ऊपर ये बेस्ड है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, शहरों में जो कचरा है उसको कम करना, उसका पुनर्चक्रण करना और दोबारा से उसका इस्तेमाल करना, ये इसका उद्देश्य है। तो इसको जो है केंद्रीय आवासन और शहरी कार्यों के जो मंत्री हरदीप पुरी जो हैं उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो नाम ध्यान रखिएगा। और हाँ, इसको जो लॉन्च किया गया है ये कहाँ से किया गया है, तो 20 अक्टूबर 2022 को केवड़िया गुजरात
में जो प्रधानमंत्री है उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है सरल कार्रवाई योग्य कदमों के माध्यम से व्यक्तियों में व्यवहार परिवर्तन लाना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन शहरी SBM 2.0। ये क्या है? तो इसे कचरा मुक्त शहरों के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए 1 अक्टूबर 2021 से लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित स्वच्छता को प्राप्त करना। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो देखिए ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। ये देखिए नेक्स्ट है नेपाली शेरपा है कामी रीता, इन्होंने 28वीं बार माउंट एवरेस्ट को जो है वो फतह किया है और नया रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया है। तो आप देखिए कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत और सबसे अधिक बार इसको जो है फतह करने का रिकॉर्ड जो है वो कामी रीता ने बनाया है। तो बस ये इसमें इम्पॉर्टेंट बात है। अब हम चलते हैं वन लाइनर फैक्ट्स के ऊपर। तो देखिए हाल ही में कौन सा एक राज्य है जिसने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को स्वच्छ मुख अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर बनाया है? तो ये महाराष्ट्र है जिसने कि इनको स्माइल एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया है। फिर यहाँ ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में सिटी ऑफ पररामट्टा काउंसिल ने भारतीय मूल के किस पार्षद को अपना नया लॉर्ड मेयर जो है वो नियुक्त किया है? तो ये जो है समीर पांडे हैं, इनको लॉर्ड मेयर के रूप में नियुक्त यहाँ पर किया गया है सिडनी के ऑस्ट्रेलिया में। फिर देखिए भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को 2024 से 2027 तक 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में बाहरी लेखा परीक्षक यानी कि बाहरी ऑडिटर के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है? तो WHO जो है उसमें एक ऑडिटर के रूप में हमारे यहाँ से जो गिरीश चंद्र मुर्मू है उनको जो हमारे यहाँ CAG है उनको नियुक्त किया गया है। फिर देखिए हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को विदेश मंत्रालय में वैश्विक महिला मुद्दों के लिए एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो अमेरिकी सीनेट में देखिए कई सारे भारतीयों की नियुक्ति हो रही है, हमने पीछे भी पढ़ा। तो अभी जो है ये गीता राव गुप्ता जो है उनको यहाँ पर वैश्विक महिला मुद्दों के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फिर ये गुची की जो किस अभिनेत्री को जो है गुची का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आलिया भट्ट को बनाया गया है। तो 30 अप्रैल को तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने राज्य के एक नए सचिवालय भवन का उद्घाटन हैदराबाद में किया। इसका नाम क्या रखा है? तो इसका नाम जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना राज्य सचिवालय सेक्रेटरीट रखा गया है। फिर देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 26 नवंबर को किस रूप में नामित करने का संकल्प लिया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर को जो है संयुक्त राष्ट्र जो है विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में मनाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए 9 मई से 11 मई के दौरान किस देश के विदेश मंत्री एली कोहेन भारत की आधिकारिक यात्रा पे थे? तो इजराइल के ये मंत्री हैं और ये जो है वो भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे। नाम ध्यान रखिएगा, एली कोहेन। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रसिद्ध बास्टिल डे परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भाग लिया? तो देखिए बास्टिल डे के बारे में, बास्टिल का पतन आपने पढ़ा होगा, तो ये जो है फ्रांस में है। ये आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर पढ़ा होगा, तो ये वहाँ का है। 29 अप्रैल को किसे नालंदा विश्वविद्यालय का चांसलर जो है वो नियुक्त किया गया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो चांसलर है वो प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया को अपॉइंट किया गया है। फिर देखिए हाल ही में कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया। सितवे बंदरगाह कहाँ है? ये हम पढ़ चुके हैं, ये म्यांमार के अंदर है, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए हिंद महासागर में आए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन को क्या नाम दिया गया है? और ये जो साइक्लोन है ये म्यांमार और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों को प्रभावित करेगा। तो ये जो साइक्लोन है इसका नाम है साइक्लोन मोचा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन में अगर आपको वो दे देंगे बिपर जो है तूफान, तो वो गलत हो जाएगा, आपको नाम लिखना है साइक्लोन मोचा। प्रवासी श्रमिकों को मलयालम व हिंदी पढ़ाना सिखाने के उद्देश्य से चांगथी साक्षरता परीक्षा का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये जो है केरला के अंदर आयोजित किया गया है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा देख सकते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हाल ही में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और तस्करों के आपस में जुड़े नेटवर्क को लक्षित करते हुए किस राष्ट्रव्यापी अभियान को चलाया है? तो ये राष्ट्रव्यापी अभियान है ऑपरेशन ध्वस्त। तो ये किसका ऑपरेशन है? नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब कुछ क्वेश्चंस है, मैंने इसमें टिक भी लगा दिया है, लेकिन चलो ठीक है पढ़ लेते हैं। देखिए GSLV F12 से 29 मई को प्रक्षेपित इसरो का दूसरी पीढ़ी का नेविगेशन NVS-1 के आसपास कितने क्षेत्र में सटीक नेविगेशन की सेवाएं देगा? तो इसका जो रेंज है वो 1500 किलोमीटर का है। हालांकि हमने जब पढ़ा था तो वो वहाँ नहीं दे रखा है, लेकिन अब इसको यहाँ से ध्यान रखेंगे। फिर IPL के 16वें संस्करण में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए टूर्नामेंट में सर्वाधिक छक्के जो है वो शुभमन गिल ने लगाए हैं, छक्के नहीं लगाए थे, चौके लगाए थे, तो ये गलत है यहाँ पर। भारत के नए संसद भवन के संदर्भ में कौन सा युग्म असंगत है? तो सेंगोल की स्थापना राज्यसभा में नहीं लोकसभा में की गई है, तो ये इसमें गलत युग्म है। G7 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण जो है 19 से 21 मई हिरोशिमा में आयोजित किया गया, जिसमें परमाणु निरस्त्रीकरण पर हिरोशिमा विजन स्टेटमेंट जारी किया गया है? तो G7 का जो शिखर सम्मेलन है ये 49वां है,
ठीक है, 49वां शिखर सम्मेलन है। अच्छा, अब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आसियान का जो अभी 42वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया वो कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो ये हमने आज ही पढ़ा था, तो आप बताइएगा। फिर देखिए, भारतीय सेना की सप्तशक्ति कमान द्वारा कौन सा युद्धाभ्यास राजस्थान और पंजाब की पश्चिमी सीमाओं पर आयोजित किया गया है। तो उस अभ्यास को भी हमने प्रादेशिक परिदृश्य में पढ़ा था, जिसका नाम था सुदर्शन शक्ति। फिर देखिए, कर्नाटका की जो विधानसभा सीट है उसमें संपन्न चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटों पर जीत हासिल किया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में, भाई आरएस में तो नहीं पूछेगा, और अदर एग्जाम्स का मुझे एक बार अगर हो सकता है अगर आपसे पूछे तो आप ध्यान रखिएगा कि 135 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। फिर मई 2023 में नियुक्त पदाधिकारियों का कौन सा युग्म असंगत है। तो यहाँ पर देखिए, परमाणु ऊर्जा आयोग के डॉक्टर के गोविंदराज यहाँ पर नहीं है अध्यक्ष। नेक्स्ट देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, जिसकी थीम थी समझौते से कार्रवाई तक। तो ये 22 मई को मनाया जाता है। इसका थीम भी आप याद रखिएगा, समझौते से कार्रवाई तक। ये भी हमने आज ही पढ़ा था। फिर नेक्स्ट देखिए कि छठा IOC यानी कि हिंद महासागर का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, ये भी हमने आज ही पढ़ा है। तो ढाका बांग्लादेश में इसका आयोजन किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री को 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनको अवार्डेड किया गया है। क्वाड के तीसरे शिखर सम्मेलन को कहाँ आयोजित किया गया। तो ये तो हमने पढ़ा ही था, हिरोशिमा जापान के अंदर आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास प्रोजेक्ट 75 की किस छठी और अंतिम पनडुब्बी को अपना परीक्षण जो है समुद्री परीक्षण अभी किया गया। तो वागशीर हमने पढ़ी थी, तो INS वागशीर है इसका सही उत्तर। IBF मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीतने में सफल रहा है। तो भारत ने इसमें जो है वो 3 पदक जीते हैं। इनके तीनों खिलाड़ियों के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। फिर एक पुस्तक है जिसका नाम है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। तो इसके लेखक कौन है। तो शशि शेखर वेम्पति हैं इसके लेखक। फिर फिल्म फेयर पुरस्कारों के अंदर 10 पुरस्कार यानी सबसे ज़्यादा पुरस्कार किस फिल्म ने प्राप्त किया। तो गंगूबाई कठियावाड़ी। फिर देखिए, हेंके एनुअल मिजरी इंडेक्स यानी दुख सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। तो 103वां स्थान जो है दुख सूचकांक में भारत का है। ये आपको याद रखना है। जो भी रैंकिंग्स है, इंडेक्सेस है, इनके आप एक अलग से लिस्ट बना लीजिए, सबको रटा कीजिए बैठ करके। हो सकता है कि क्वेश्चंस को डाइवर्सिफाई करने के लिए इनमें से भी इस बार कोई क्वेश्चन बन करके आए, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, भारतीय मूल की किस ब्रिटिश अभिनेत्री और लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी के द्वारा बाफ्टा फेलोशिप जो है प्रदान की गई है। तो ये भारतीय मूल की है, नाम ध्यान रखिएगा, मीरा सयाल। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट वीडियो, और जून की जो क्रोनोलॉजी है वो आज कंप्लीट हो चुकी है। इसका PDF जो है हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, वहाँ जा करके आप प्लीज़ उसको डाउनलोड कर लीजिए। मैगज़ीन को 2-3 बार रिवाइज़ कीजिए ताकि आपको अच्छे से इसमें जो है करंट अफेयर्स आपके क्लियर हो जाए। अब हम कल जब मिलेंगे तो अब हम जुलाई की जो क्रोनोलॉजी है उसके साथ में मिलेंगे और नए क्रोनोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।